और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत नवदीप सूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इन इलाकों को अच्छी तरह से समझते हैं। इस समय भारत ने जो गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान आमंत्रित किया है इजिप्ट के राष्ट्रपति सिसी को, वो कितना अहम है और ये क्या संदेश देता है मोदी सरकार की जो अरब देशों के प्रति डिप्लोमेसी रही है, जिसमें काफी इजाफा देखा है हमने पिछले कुछ सालों में। जी, इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के बाद बहुत एक इजाफा हुआ है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो एनर्जी डाली है प्राइम मिनिस्टर ने, डॉक्टर जयशंकर ने, उससे पहले मिसेस सुषमा स्वराज ने, और हम उसके नतीजे देख रहे हैं, चाहे हमारे जो इलाकात यूएई के साथ हैं या सऊदी अरब के साथ हैं। अब मुझे उम्मीद है कि वही चीज होने वाली है मिस्र के साथ भी। ये जब हम एक किसी भी देश के लीडर को, नेता को बुलाते हैं चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे, तो हम एक अपनी तरफ से संकेत भेज रहे हैं, इशारा भेज रहे हैं दुनिया को कि ये देश हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी पब्लिक को भी वो मैसेज आता है कि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और मिस्र के लोगों को भी ये मैसेज आता है कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है। मैं समझता हूं कि दो देश जो अपने अपने क्षेत्र में रीजनल पावर्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं बड़ी पावर बनने की। इजिप्ट का अपना एक पिवटल स्थान है एशिया और अफ्रीका के जंक्शन पर। तो जब हमारे दो देश एक दूसरे के करीब आएंगे एक बार फिर से, क्योंकि एक समय था 1950s में, 60s में, जब बहुत करीब थे हमारे रिलेशंस, लेकिन उसके बाद कुछ 30-40 साल कुछ ऐसा समय आया कि अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज बन गई। अब एक कोशिश की जा रही है कि फिर से एक तो वो जो एक नॉस्टैल्जिया था उसको रिवाइव किया जाए, लेकिन उसको एक 21st सेंचुरी की रूपरेखा दी जाए। आज के जो विषय हैं उनके ऊपर अगर हम कोलैबोरेट कर पाएं तो दोनों देशों के लिए ये एक फायदे की सिचुएशन रहेगी। जी, और इस समय जो डिफेंस में भी और टेररिज्म से खास करके लड़ने के लिए जिस तरह की बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, इजिप्ट बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अरब देशों पर जो उसका इन्फ्लुएंस है और कैसे वो एशिया और अरब के देशों के बीच एक रास्ता, एक पुल के जैसा है। देखिए, इजिप्ट में काफी सालों से एक ये मुद्दा रहा है, एक समस्या भी रही है कि वहां कुछ एक इस्लामिक ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की, हावी होने की कोशिश की। अगर आपको याद हो, जब अनवर सादात राष्ट्रपति थे और उन्होंने इजराइल के साथ एक समझौता किया, कैंप डेविड एग्रीमेंट किया, तो उसके बाद उनकी असैसिनेशन भी एक इस्लामिस्ट ग्रुप से हुई। जब अरब स्प्रिंग हुआ तो एक मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप जो है पावर में आए, और लोगों ने काफी उसके खिलाफ निराशा प्रकट की। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट सीसी जो हैं उन्होंने काफी स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं रेडिकलाइजेशन को, एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को कंट्रोल करने की, और इस एरिया में हमारे साथ उनकी अच्छी तालमेल रही हो सकती है, क्योंकि हमारा भी एक सिमिलर एजेंडा है कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, रेडिकलाइजेशन को डिस्करेज किया जाए। डिफेंस के एरिया में अगेन मैं बात करता हूं 1950s की, 60s की, एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि दोनों देश जो हैं मिलकर एक फाइटर जेट बनाएं। वो नहीं हो सका उस समय फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, लेकिन आज के दिन में हम फिर से सुन रहे हैं कि कुछ इजिप्ट का इंटरेस्ट है हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में, हमारे ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में, और हाल ही में जो हमने एक एक्सरसाइजेस की हैं मिस्र में हमारी एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच, और अभी जो एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस के बीच हो रही हैं राजस्थान में, उनसे यह संकेत मिलता है कि दोबारा एक डिटर्मिनेशन है दोनों देशों के बीच कि किस तरह हम अपनी डिफेंस रिलेशनशिप को फिर से स्थापित करें, उसको स्ट्रेंथन करें। जी, और एक इस और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि जब से मोदी सरकार आई है, एक हमने आउटरीच देखा है अरब देशों की तरफ, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो। बल्कि हमने देखा कि यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सम्मान से भी नवाजा। तो लगातार जो अरब देशों के साथ में ये रिश्ते बढ़ाने की कोशिश रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसका क्या फायदा नजर आ रहा है? भारत जिस तरह अपने आप को प्लेस करना चाह रहा है जियोपॉलिटिकली। देखिए, अरब देश जो हैं और खासकर के जो
खाड़ी के देश हैं, 6 जीसीसी कंट्रीज हैं और इराक है और ईरान है, ये हमारी नियर नेबरहुड है। और अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सदियों से हमारे अच्छे रिलेशंस और क्लोज ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं इन देशों के साथ। लेकिन फिर वही बात कि जब हमारी पार्टीशन हुई तो हमारा एक देश का जो स्ट्रेटेजिक नजरिया था, वो फोकस था हमारे लैंड बॉर्डर्स पर चला गया। हम ये भूल गए कि हम बहुत सदियों के लिए मैरिटाइम पावर रहे हैं और वो मैरिटाइम जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, हम उनको शायद इग्नोर कर गए काफी सालों के लिए। अब हम उसको मेकअप कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जितनी एनर्जी डाली गई है पिछले 7-8 साल में, हमारी आई थिंक प्रधानमंत्री ने बहरीन, कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब 5 देशों को विजिट किया। यूएई को तो 4 बार विजिट किया। और हम देख रहे हैं कि किस तरह ना केवल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, किस तरह वो देश हमारे भारत में निवेश कर रहे हैं जी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर है, आर्टिकल 370 है, इवन इन इश्यूज पर हमें इन इस्लामिक कंट्रीज की सपोर्ट मिली। जी बिल्कुल। एक और सवाल एक अलग खबर पे आपसे पूछना चाहूंगी, पर पहले बता दूं कि लोगों को कि क्या मामला है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है, तो एससीओ की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों को न्योता भेजा है। हालांकि ये न्योता एक रूटीन है, लेकिन इसकी खास अहमियत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 1 दशक के बाद होगा जब पाकिस्तान की लीडरशिप का भारत दौरा होगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों को न्योता दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीन के विदेश मंत्री किनगांग को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। रूस समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को इसमें बुलाया गया है। एससीओ सम्मेलन मई में गोवा में होने वाला है। भारत ने 16 सितंबर को औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। एससीओ संगठन 20 साल पुराना है, जिसमें रूस, भारत, चीन और पाकिस्तान सदस्य हैं और साथ ही सेंट्रल एशिया के 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। भारत की अध्यक्षता में ईरान इसका सबसे नया सदस्य है। जो अब नवदीप सूरी साहब बुलाया गया है, पाकिस्तान को इसमें इनवाइट किया गया है और चीन को भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरह के रिश्ते रहे हैं और 1 दशक में पहली बार होगा जब पाकिस्तानी लीडरशिप यहाँ पर आएगी, तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये एक लगता है कि रिश्तों में करवट लेने की शुरुआत है? देखिए, जैसे आपने कहा, इनविटेशन तो एक रूटीन मैटर है। अगर हम होस्ट हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हम जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको बुलाएं। लेकिन जो आपने बोला कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिलेशंस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की। हमने रिसेंटली देखी शहबाज शरीफ जी की स्टेटमेंट्स जो हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने उनके देश ने एक लेसन सीखा कि जो पास्ट है उसको ना दोहराया जाए, लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं है। उनकी इकोनॉमी की भी जो स्थिति है इस समय, कई एक पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अपने हित में है उनके कि भारत के साथ वो रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को नॉर्मलाइज करें। लेकिन उसको हमें ये इस चीज के साथ बैलेंस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनल डोमेस्टिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो वो काफी अस्थिर है जी। और क्या सरकार में इतनी कैपेसिटी है और क्या इस मूव के पीछे आर्मी की सपोर्ट है कि वो पीस की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ये हमें देखना होगा कि किस तरह पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस इशू पर बिहेव करती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एम्बेसडर नवदीप सूरी, हमसे बात करने के लिए।